Welcome to your online school Diksha. Class 10th Mathematics Chapter 3 Pair of linear equation in two variable दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज का विषय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ग्राफी विधि से जब ग्राफ समपाती रेखाओं के रूप में हो। आज की ये वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। उनका चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोगों ने शुरू कर दिया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल किस प्रकार निकालते हैं वो हमने सीख रहे थे। इसकी दो विधियां होती हैं, एक तो होती है ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड, ये इसको ज्यामितीय विधि भी कहते हैं, और दूसरी विधि होती है एल्जेब्रिक मेथड, जिसको हम बीजगणितीय विधि कहते हैं। तो पिछली वीडियो में हम ग्राफीय विधि सीख रहे थे कि किस प्रकार ग्राफ के द्वारा ग्राफीय विधि से हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल ज्ञात करते हैं। हल का मतलब उसमें उपस्थित चर x और y कोई भी चर हो सकते हैं, उसमें उपस्थित चरों का वह मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो ग्राफीय विधि से कैसे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल निकालते हैं ये हम सीख रहे थे। हमने पिछले वीडियो में ये भी बात की थी कि आपको पता है कि रैखिक समीकरण का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो आपको सीधी रेखा मिलती है। कक्षा 9 में आपने ये सीखा है कि रैखिक समीकरण का जो ग्राफ है वो हमको एक सरल रेखा मिलती है, ठीक, सीधी रेखा मिलती है आपको। तो हमने, क्योंकि यहाँ पे दो समीकरण हैं तो यहाँ पे ग्राफ में दो रेखाएं मिलेंगी, तो हमने ये देखा था कि यदि एक तल पर हम दो रेखाएं खींचें तो हमारे पास केवल तीन संभावनाएं हैं। या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, क्रॉस करेंगी, जिनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते थे, या फिर वो दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, कभी नहीं क्रॉस करेंगी, कभी नहीं एक दूसरे से मिलेंगी, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते थे। और या फिर तीसरी कंडीशन ये होती थी कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं, अर्थात समपाती रेखाएं को कोइंसिडेंट बोलते हैं इसको अंग्रेजी भाषा में, कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित हों। तो इन तीन संभावना के अलावा तो कोई संभावना हमको नज़र नहीं आती है कि जब हम किसी तल पर दो रेखाएँ खींचें, ठीक। अब इनको बताने का मतलब मेरा यही था कि हम जब हमें आगे प्रश्नों में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म मिलेंगे, उनसे हम ग्राफ खींचेंगे तो हमको ये रेखाएं मिलेंगी, तो इनसे भी हमें केवल ये तीन शर्तें ही मिलेंगी। और इन तीन शर्तों से हमें कैसे उन दोनों समीकरणों का हल मिलेगा तो ये भी हमने देखा था। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये उदाहरण बताया था, वो राहुल और पिंकी वाला, जो हमने सबसे पहले समझा था, और फिर हमको बोला गया था कि ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करो, अर्थात इसमें उपस्थित चर x और y के वह मान निकालने थे जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हों। दोनों समीकरणों के लिए एक ही मान हमको निकालना था जिससे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाए। तो हमने जब ग्राफीय विधि लगाई, इसमें हमने इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचा। ग्राफ खींचने के लिए आपको पता है कि हमें दोनों समीकरणों का, क्योंकि हमको रेखा चाहिए तो रेखाओं के लिए हमको दो हल चाहिए, दो बिंदु चाहिए जिनको हम मिलाकर अपनी एक सरल रेखा बना दें। तो हमने दोनों समीकरणों के अलग अलग टेबल बनाई थी और उसके दो हल निकाले थे, ठीक। और फिर हमने ये देखा था कि जब हमको उस समीकरण का हमको ग्राफ मिला था तो ग्राफ ने, दोनों समीकरणों ने एक दूसरे को किसी उभयनिष्ठ बिंदु पर काटा था, क्रॉस कर रही थी दोनों रेखाएं। तो हमने ये जाना था कि उस उभयनिष्ठ बिंदु के जो भी निर्देशांक हैं, मतलब x और y के मान, वही उन दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ हल होगा, ठीक। तो हमने इससे ये बात भी सीखी थी कि यदि आपको ग्राफ खींचने पर प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल जाएं तो जहां पर वो रेखा एक दूसरे को काटेंगी उस बिंदु के निर्देशांक x और y के मान ही दोनों समीकरणों के लिए उसके हल कहलाएंगे, ठीक। तो हमने ये बात लिखी थी, हमने देखा था कि 4 और 2 पर वो घनिष्ठ बिंदु जिसके निर्देशांक 4 और 2 थे तो वो दोनों रैखिक समीकरणों का हल हो जा रहे थे, ठीक। इसके बाद हमने ये बात भी सीखी थी यदि कि किसी रैखिक समीकरण युग्मों का यदि हल निकलता हो तो उसको हम कहते थे कि वो संगत समीकरण युग्म हैं। कंसिस्टेंट इक्वेशन, उनको हम कहते थे उन दोनों जोड़ों को कि वो संगत समीकरण है। क्यों कहते थे? क्योंकि उनका हमें कुछ ना कुछ हल तो मिल रहा है, ठीक। यदि एक हल मिले तब भी वो संगत है, यदि एक से ज़्यादा हल मिले तब भी वो संगत है। मतलब आपको हल मिलना चाहिए, यदि हल नहीं मिलता है तब वो असंगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। तो ये बात भी हमने सीखी थी, ठीक। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम
जो हमें ग्राफ मिलने वाला है उसकी दूसरी शर्त हम सीखने वाले हैं कि ज़रूरी थोड़ी है कि हमको हर बार प्रतिच्छेदी रेखाएं मिले, हमको समांतर भी मिल सकती हैं, हमको समपाती भी मिल सकती हैं। तो जब ये दोनों केस हमको मिलते हैं तो हम उसमें कैसे दोनों समीकरण युग्मों का हल ज्ञात करते हैं। इसमें तो हमने आसानी से हल ज्ञात कर दिया कि जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर एक्स वाई के मान उभयनिष्ठ बिंदु पर आप निकाल दीजिए, वही दोनों समीकरणों के हल कहलाते थे। लेकिन जब आपको ऐसे केस मिलेंगे तो आप कैसे दोनों समीकरणों का हल निकालेंगे, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए, तो इसको भी हम बच्चों एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपकी पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 2 है, जो कुछ इस प्रकार से है कि 2x + 3y = 9 समीकरण नंबर 1, और दूसरी समीकरण है 4x + 6y = 18। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि दोनों समीकरण रैखिक समीकरण युग्मों का दो चर वाली का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको ग्राफीय विधि लगानी है तो आपको इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ के लिए आपको कम से कम 2 हल चाहिए। तो सबसे पहले हमने समीकरण नंबर 1 ले ली, 2x + 3y = 9, इसके हमने हल निकाले। तो देखिए समीकरण नंबर 1 में मैंने x = 0 रख दिया, क्योंकि आपको पता है हल कैसे निकलते हैं। एक चर का मान रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं आपको दूसरा चर का मान मिलना चाहिए, लेकिन आपको मान ऐसे रखने हैं जिससे कि ग्राफ बनाना आपको आसान हो जाए। अब यदि आपको बटे वाली संख्या मिल जाए तो फिर उनको दशमलव में बदलना पड़ेगा, और वो फिर ग्राफ बनाने में कठिनाई होगी, बनता जाएगा पर कठिनाई होगी। तो आपको ऐसे मान चाहिए जिससे आप आसानी से ग्राफ बना लें। तो यहाँ पे मैंने x = 0 रखा, तो देखिए यहाँ पे x का मान 0 रख दिया, तो y का मान कितना आ जाएगा? ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 3y = 9, y = 9/3, 3 से 9 को काटेंगे 3 मिलेगा। तो बच्चों आपको समीकरण नंबर 1 में जो पहला हल मिला वो x का मान आपने 0 रखा था, तो y का मान आपको 3 मिल गया। तो आपको पहला हल मिल गया 0,3। अब देखिए इसका दूसरा हल निकालते हैं हम, क्योंकि कम से कम 2 हल तो आपको चाहिए, दो बिंदु आपको चाहिए रेखा बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इनसे आपको सरल रेखा ही ग्राफ के रूप में मिलेगी। अब क्या रखा है मैंने यहाँ पे y = 0 रख दिया है। तो y बराबर जब मैं 0 रखूँगा तो ये वाला पूरा जो भाग है, जो पद है, वो 0 हो जाएगा। देखिए तो आपके पास बचेगा 2x = 9 और x = 9/2। जब काटेंगे तो आपको 4.5 मिलेगा। ठीक, इसको भी ग्राफ पे दिखाना आसान है, 4 और 5 के ठीक बीच में हो गए, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया। तो देखिए इन दोनों हलों से मैंने समीकरण बना दी। पहले हमने x = 0 रखा था तो y = हमको 3 मिल गया था। फिर हमने y = 0 रखा तो हमको x का मान कितना मिल गया? 4.5। तो देखिए ये हैं x और y के मान, x का मान 4.5 और y का मान 0। तो समीकरण नंबर 1 से हमने टेबल बना दी, इसी टेबल से हम इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ में आपको बाद में बताऊंगा खींचना। अब हम समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, इसके भी हम हल निकालते हैं, 2 हल। समीकरण नंबर 2 है 4x + 6y = 18। यहाँ पे हमने x = 0 रखा तो ये वाला पूरा पद 0 हो जाएगा, तो आपको बचेगा 6y = 18 और y का मान मिलेगा 3। तो बच्चों आपको x = 0 रखने पर जो आपको हल मिले वो मिल गए, x का मान 0 रखने पर y का मान 3 मिल गया। तो पहला हल मिल गया 0,3। इसी प्रकार हम आगे रखेंगे, x बराबर हमने 3 रख दिया। आपको किसी एक चर का मान रखना है और दूसरे चर का मान निकाल देना है। आप कुछ भी मान रख सकते हैं, जरूरी नहीं यही रखना है, लेकिन इससे हमारा काम आसान हो जा रहा है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे मान रख दिए। तो x का मान जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 4 × 3 = 12 बन जाएगा, और 6y = 18 12 बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, 18 में से 12 कम 6, और y से का मान निकालना है, 6 बराबर के इस तरफ जाएगा, बट्टे में चले जाएगा, 6 × 1 = 6, तो y का मान कितना मिल गया? 1। तो आपको दूसरा हल मिल गया, x का मान 3 और y का मान 1। और इनसे जो हमने सारणी बनाई तो देखिए जब हमने पहले में x = 0 रखा था तो y का मान हमको क्या मिल गया? 3। दूसरे में हमने x = 3 रखा तो y का मान कितना मिल गया? 1 मिल गया। तो इनसे हमने ये सारणी बना दी। अब इन दोनों सारणी की मदद से जो हमने ऊपर बनाई और नीचे बनाई, इससे हम ग्राफ खींचेंगे। चलिए ग्राफ खींचते हैं। तो ये देखिए बच्चों हमने ग्राफ खींचा है। क्षैतिज अक्ष x और x' होता है और ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है y और y'। जहाँ पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वो मूल बिंदु होता है 0,0, x पर भी 0, y पर भी 0। 0 के दाईं तरफ होते हैं प्लस वाली संख्याएं, बाईं तरफ होती हैं माइनस वाली संख्याएं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर अक्ष में ऊपर की तरफ प्लस वाली संख्याएं, नीचे की तरफ माइनस वाली संख्याएं। ये हमने पैमाना मान लिया है कि x अक्ष पर जो एक बड़ा डिब्बा है, ये पूरा डिब्बा
इसको हमने 1 इकाई मान रखा है। देखिए सबके बीच 1 का गैप है, तो ये हमने मान लिया x अक्ष पर 1 डिब्बा बराबर 1 इकाई। इसी प्रकार y अक्ष पर भी हमने जो एक बड़ा डिब्बा है उसको मान लिया 1 इकाई के बराबर। अब हमको ग्राफ खींचना है। तो देखिए पहली आपकी समीकरण जो टेबल थी वो ये थी, x पर 0 y पर 3। तो देखिए कहाँ पहुँचेंगे आप, x पर चलना आपको 0 तो यहीं पे रहेंगे, और y पर चलना आपको 3 तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये जो आपका बिंदु है वो है x पर तो आपका 0 है और y पर आपका क्या है 3। ठीक, आगे आपका जो निर्देशांक है, जो पॉइंट है वो है, पहले समीकरण की बात कर रहा हूँ मैं, पहले समीकरण का ग्राफ खींच रहे हैं हम, x पे 4.5 y पर 0। तो चलते हैं, देखिए 4.5 तो 4 और 5 के ठीक बीच में यहाँ पहुँचेंगे, और y पर तो चलना ही नहीं है, तो ये वो बिंदु हो गया आपके यहाँ पे, ये हो गया आपका x पे 4.5 और y पर आपका 0, ये बिंदु हो गया। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरी, और देखिए आपको 2 बिंदु मिल गए, पहला बिंदु ये मिल गया और दूसरा बिंदु ये मिल गया। तो इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो आपको पहली समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा मिल जाएगी, सीधी रेखा। तो इसको बना लेते हैं हम। तो ये देखिए बच्चों, जो हमने समीकरण नंबर 1 के दोनों बिंदुओं को मिलाया तो हमको एक सरल रेखा मिल गई, ये हमने खींचा। और ये किसका ग्राफ है, पहले समीकरण 2x + 3y बराबर 9 का ग्राफ है। ठीक, अब हम अपनी जो हमारी दूसरी सारणी है उससे हम दूसरा ग्राफ बनाएंगे दूसरी समीकरण का। तो दूसरा ग्राफ आपके पास है, जो दूसरी समीकरण का आपकी टेबल आई है वो है x पर 0 y पर 3। तो देखिए x पर तो 0 और y पर 3, तो यही वो बिंदु है, यहीं पे पहुंच जाएंगे आप, जो पहली समीकरण के लिए बिंदु था। ठीक है, दूसरी के लिए भी पहला बिंदु, ये पहला हल यही है। अगला हल क्या है, x पर 3 y पर 1। तो x पर 3 चलिए आप, x पर चलेंगे आप यहाँ पे 3 और y पर चलेंगे 1, तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक, तो आपको एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे आप तो आपको दूसरी समीकरण का भी ग्राफ मिल जाएगा सीधी रेखा के रूप में। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, आपको दूसरी समीकरण का भी ग्राफ मिल गया। ये वो लाइन है, दोनों बिंदुओं को आपने मिलाया तो ये 4x + 6y बराबर 18 का आपको ये ग्राफ मिल गया। अब देखिए ये किस प्रकार का आपको ग्राफ मिला है, ये दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को ढक लिया है, एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं ये रेखाएं। तो इसको हम कहेंगे ये हमको संपाती रेखाओं का ग्राफ मिल गया है। संपाती रेखाओं का ग्राफ तो मिल गया है, लेकिन हम इसका हल कैसे निकालेंगे। देखिए पहले वाला उदाहरण में हमको दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं मिली थी, तो जिस बिंदु पर उन्होंने प्रतिच्छेद किया था वही दोनों समीकरण का हमारा उभयनिष्ठ हल हो गया था। लेकिन यहाँ पर तो ये एक दूसरे को ढक रहे हैं, और आप ये भी जानते हैं कि इन रेखाओं पर स्थित प्रत्येक बिंदु ही उस समीकरणों का हल होता है, आप ये भी जानते हैं। ठीक, इस समीकरण पर, इस रेखा पर जितने भी बिंदु स्थित हैं, अब देखिए जैसे मैं पूछूं यहाँ पर कौन कौन से बिंदु स्थित हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पे x का मान तो यहाँ पे -1 है और y का मान यहाँ पे क्या है 4 है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे -1 और ये 4। तो ये जो बिंदु है ये भी इस समीकरण के हल होंगे, क्योंकि ये बिंदु इस रेखा पर स्थित हैं। आप ये जानते हैं कि इस रेखा पर जितने भी बिंदु स्थित हैं वो इस समीकरण के हल होंगे। ठीक, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों का जो हमने ग्राफ खींचा तो हमको ये एक दूसरे के ऊपर स्थित रेखाएं मिल गई। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि इन रेखाओं पर जितने भी बिंदु स्थित हैं वो दोनों समीकरणों के लिए उभयनिष्ठ हल होंगे, इसके लिए भी होंगे और इसके लिए भी होंगे। ठीक, आप यदि आप चेक करना चाहते हैं तो देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये पहला बिंदु हमको मिला -1 और 4, इसको आप समीकरण में रखिए, इस वाले समीकरण में। तो x की जगह -1, y की जगह 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ मैं, 2 गुणा x की जगह -1 और y की जगह देखिए हमने 4 रखा है, ये मेरा बायां पक्ष है। ठीक है, तो ये -2 और 4 × 3 = 12, और 12 में से 2 कम कितना बचेगा, यहाँ पे 2, इसके निर्देशांक हैं आपके, सॉरी ये तो -1 है, ये बिल्कुल ठीक बीच में 1.5 है ये, तो यहाँ पे x की जगह 1.5 है, सॉरी ये वाला बिंदु x का मान यहाँ पे -1.5 है। ठीक,
तो 1.5 की 2 में गुणा करेंगे तो 1.5 का दुगुना करेंगे तो 3 आता है आपके पास। 3 आता है नहीं आता है, तो 12 में से 3 कम करेंगे 9 मिलेगा। और 9 ही बच्चों आपका क्या है, 9 ही आपका ये दायां पक्ष है। तो आपने देख लिया कि ये जो आपको बिंदु मिला इसके निर्देशांक में लिख देता हूँ 1.5 माइनस का, क्योंकि ये हम x के मूल बिंदु के बाईं तरफ चले और y का निर्देशांक यहाँ पे 4 है। तो जब हमने इसको इस समीकरण में रखा तो इसने हमारे समीकरण को संतुष्ट कर दिया, इसका मतलब ये इसका एक हल है। अब इसी को हम इस वाले समीकरण में रख के देख लेते हैं। तो देखिए ये समीकरण आपके पास है 4x + 6y, इसका हमने बायां पक्ष ले लिया। तो 4 की गुणा माइनस का 1.5 में करेंगे और प्लस y की जगह हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो देखिए इसकी गुणा होगी 5 को 20, ये 6 आएगा, 6 आएगा, दशमलव यहाँ पे आएगा माइनस का, और ये आ जाएगा आपका 6 चक्को 24। तो माइनस का 6 प्लस के 24 जो आप इसको घटाएंगे तो आपको प्लस का 18 मिलेगा, और प्लस का 18 देखिए आपका क्या है, ये दायां पक्ष है। तो आपने देखा कि एक ही बिंदु जो दोनों रेखाओं पर स्थित है ये दोनों समीकरणों के लिए हल दे रहा है। इसके लिए भी इसको भी संतुष्ट कर रहा है, इसको भी संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों समीकरणों का हल है। ऐसे ही बच्चों इस रेखा पर अनगिनत पता नहीं कितने बिंदु होंगे जो दोनों समीकरणों के लिए हल होंगे। तो संपाती रेखा का मतलब ही यही है कि यदि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढक लेती हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, तो उन रेखाओं पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों समीकरणों का हल कहलाता है। तो इसके अनगिनत अनेकों हल हैं, कोई एक हल नहीं है। एक तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल करके दिखा दिया यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देखिए x का मान था, ये वो बिंदु है यहाँ पे 1.5 माइनस का, और यहाँ पे y बराबर क्या है, 4। ऐसे अनगिनत हल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक। तो जब आपको संपाती रेखाओं के रूप में ग्राफ मिल जाए तो आप लैंग्वेज के रूप में क्या लिखेंगे, ऐसे नीचे लिखेंगे कि हम देखते हैं कि दोनों रेखाएं परस्पर संपाती एक दूसरे को ढक रही हैं, इसलिए इन रेखाओं पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों समीकरणों के उभयनिष्ठ हल होंगे। इसलिए 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18 के अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे। इसके अनेकों हल होंगे क्योंकि इन रेखाओं ने एक दूसरे को ढक लिया है, और इस पूरी रेखा पर जहाँ जहाँ कोई बिंदु स्थित है वो दोनों समीकरणों का हल होगा, इसलिए इसके अनेकों हल होंगे, ठीक। तो जब इसके अनेकों हल होंगे तो ये रेखाएं, ये जो आपको समीकरण युग्म दे रखा था प्रश्न में, ये कैसे समीकरण युग्म होंगे, संगत होंगे या असंगत, बताइए मेरे को। ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे या असंगत। देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, चाहे आपको एक हल मिले चाहे आपको अनगिनत हल मिले, अनेकों हल मिले, यदि आपको एक भी हल मिल रहा है तो आप कहेंगे दोनों रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं, और यदि आपको एक भी हल नहीं मिल रहा है तो आप कहेंगे कि वो असंगत है, ठीक। तो यहाँ से हम समीकरणों का ग्राफ के द्वारा हम बता सकते हैं कि इसके कितने हल संभव हैं। तो हमने दूसरा जो केस था हमारा, जिसमें हमको संपाती रेखाएं मिल गई, उसमें हमने देखा कि कैसे हम समीकरणों का हल निकालते हैं। तीसरा जो आपका केस रह गया वो रह गया है समांतर रेखाओं का केस। ये अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो हमको समांतर रेखाएं मिलेंगी तो उसके कितने हल होंगे दोनों समीकरण युग्मों के, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो कक्षा थी वो समझ में आ गई होगी, ठीक। केवल 3 केस हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं तो समझ लीजिए उसका केवल एक ही हल होगा। संपाती रेखाओं के रूप में ग्राफ मिलेगा तो उसके अनेकों हल होंगे, और जब अपरिमेय रेखाओं में जब ग्राफ मिलेगा इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि तब उसके कितने हल होंगे, ठीक। केवल 3 ही केस है, इसके अलावा और कोई केस नहीं है। ग्राफी विधि केवल इतनी ही है। 6 नंबर का प्रश्न आता है, बड़ा आसान है, बहुत जल्दी आप कर लोगे, तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कक्षा आपको समझ में आ गई होगी। आपको इसके नोट्स बनाने हैं, बाकायदा ग्राफ कॉपी लानी है मार्केट से, और ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करनी है। नहीं आएगा समझ में तो आप मेरे से दोबारा पूछ लेना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।